बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय सीमा में ही अपनी बात करूंगा और बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ। राजकुमार भाई ने कहा था कि इस घृणा को जीतने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। प्रेम ही एकमात्र उपाय है। और भी आसान रास्ता वसीम बरेलवी साहब बता गए हैं। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। ये सबसे आसान तरीका है घृणा को जीतने का, प्रेम से। लेकिन ये समय उतना आसान नहीं बचा कि सिर्फ हाथ चूमने से ये नफरतें विदा हो जाएं, रोक ली जाएं। आज के इस कार्यक्रम का, 2 दिनों के इस कार्यक्रम का, इस विमर्श का जो शीर्षक है घृणा के समय प्रेम, ये कुछ ऐसा ध्वनित होता है जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब 100 Years of Solitude पर जो फिल्म बनी थी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, बिल्कुल उपन्यास का फिल्म बनी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो घृणा के समय में प्रेम कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि जैसे उस वक्त फ्लोरेंटीना अपनी प्रेमिका फर्मीना के साथ जिस जद्दोजहद के साथ अपने प्रेम को जीतने के लिए, उसे पाने के लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है, ऐसे ही हमें इस घृणा पर विजय पाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि घृणा के साथ खड़ी हुई ताकतें लगातार और मजबूत होती जा रही हैं। लेकिन उम्मीद की किरण हमें उसी तरह दिखाई देती है जैसे एनी फ्रैंक को हिटलर के उस यातना के दौर में दिखाई देती थी, अपनी खिड़की से एक सूखते उजड़ते पेड़ पर लटकी हुई एक अकेली हरी पत्ती। वही हरी पत्ती आज छत्तीसगढ़ की इस धरती पर हमें उम्मीद की किरण दिखा रही है। घृणा और प्रेम मनुष्य के शाश्वत सनातन गुण हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि दुनिया में घृणा लगातार बलवती होती जा रही है, और अकेले भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये क्रम चल रहा है। यूँ समझिए कि ये दुनिया का संक्रमण काल है। सत्ता में बैठे लोग, खास तौर से जो दक्षिणपंथी रुझान के लोग हैं, वे लगातार मनुष्य की जो प्रेम की भावना है, प्रेम की अवधारणा है, उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, समूह, राष्ट्र सब इसके लपेटे में है। कोई नहीं बच पा रहा इस लपट से। ऐसे समय में उन ताकतों को मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है जो मनुष्यता, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द की बात करते हो। और ऐसी ही बात करने आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। घृणा हमारे चारों तरफ किस तरह विस्तार ले रही है, हमें कैसे घेर रही है, इसे बहुत स्पष्ट बताने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे समाज में बलात्कारियों का अभिनंदन हो रहा है। उन्हें संस्कारी बताकर फूलों से लादा जा रहा है। और विडंबना, दुर्भाग्य है हमारे समय का, जिन बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले लोग हमारी विधायिकाओं में चुनकर जा रहे हैं, जिन्हें संस्कारवान बताया जा रहा है, जो संस्कारी बताए जा रहे हैं, वे हाल ही में हमारे गांधी की धरती पर चुनकर विधानसभा में बैठ गए। मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत करने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग जेल के दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। और कितनी घृणा के विस्फोट की जानकारी आपको चाहिए। इस सदन में ऐसा कौन है जिसे अपने आसपास, अपने घर, परिवार, मोहल्ले, अपने शहर, जहां ये सब नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर नहीं दिख रहा तो सचमुच में इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है। हर युग में, हर समय में सु और कु का यह द्वंद्व हमेशा से रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने घृणा का स्थान आलेख में लिखा कि मानव समाज के आदिकाल से सु और कु का यह संघर्ष, ये रंगभूमि हमेशा से छिड़ी हुई रही है। सु यानी जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है, और कु यानी जो असुंदर है, कुरूप है। सु वह है जो प्रेम है, कु वह है जो घृणा है। लेकिन प्रेमचंद ने घृणा से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि घृणा इसलिए आवश्यक है कि समाज में जो कु है, जो असुंदर है, जो गलत है, जो असत्य है,
उसके प्रति घृणा का भाव तो मनुष्य में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो धीरे धीरे बहुसंख्यक लोग सत्य और असत्य के बीच का भेद करना बंद कर देंगे। यद्यपि हमारे गांधी किसी से भी घृणा करने से इनकार करते हैं, वे किसी से भी नफरत करने से इनकार करते हैं, वे शब्द और विचार की हिंसा के भी विरुद्ध हैं। घृणा को भी गांधी हिंसा मानते हैं। यही वजह है कि जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगातार अंग्रेजी सत्ता से उस वक्त संघर्ष कर रहे थे, तो जनरल स्मट्स वहाँ, मैं छोटे छोटे टुकड़ों से आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। जनरल स्मट्स वहाँ अंग्रेज हुकूमत का सर्वाधिकारी था। वो लिखता है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी नाम का बैरिस्टर जब भी मेरे पास आता है, मैं इसके प्रति बहुत कोफ्त से भरा रहता हूँ। मुझे बहुत चिढ़ है इस आदमी से, यानी लगभग घृणा के स्तर तक वो गांधी जी से को नापसंद करता है। लेकिन गांधी जब भी उसके पास आते हैं, अपने प्रेम, अपने सत्य के साथ, अपने तर्क के साथ उससे बात करते हैं। वही जनरल स्मट्स अपने किताब में बाद में लिखता है कि गांधी जितनी बार मेरे पास आया, मैं उसके प्रति बेहद असुरक्षा के साथ घृणा से भरा हुआ था, लेकिन जब वो मेरे कक्ष से लौट कर गया, एक पायदान और ऊपर मेरे मन में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। ये वही जनरल स्मट्स है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से विदा हुए, तब उसने लिखा कि एक बैरिस्टर आपने मुझे दिया था, मैं यहाँ से महात्मा को लौटा रहा हूँ। आज एक महात्मा दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट से विदा हो गया। ये प्रेम की ताकत है, ये प्रेम की शक्ति है। ये वही मोहनदास करमचंद गांधी है जो जनरल स्मट्स के आदेश पर जब जेल में रहते हैं तो कैदियों को काम मिलता है, जो कारावास के समय किसी को पत्थर तोड़ने का काम मिलता है, किसी को कुछ और मिलता है। मोहनदास करमचंद गांधी जूते गांठने का काम लेते हैं जेल में, चप्पलें बनाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से जाते समय जनरल स्मट्स को एक जोड़ी सैंडल देकर आते हैं कि ये मेरी तरफ से भेंट है, मैंने जेल में बनाया था। कुछ सालों बाद मोहनदास करमचंद गांधी के जन्मदिन पर जनरल स्मट्स वो चप्पलें, वो सैंडल वापस भेजता है और लिखता है कि मैंने हर बार इनको उठाया, लेकिन मैंने खुद को इस लायक नहीं समझा, मेरे पैर इस लायक नहीं हैं कि मैं गांधी के हाथों से बनी हुई चप्पल में अपना पैर रख सकूं, इसलिए मैं इसे वापस भेज रहा हूं। वो चप्पलें आज भी रखी हुई हैं हमारे संग्रहालय में। ये घृणा पर प्रेम की विजय है। अब हम वर्तमान पर लौटते हैं। हमने अतीत में देखा कि हमेशा ही घृणा पर प्रेम की विजय होती रही है। आदिकाल से, अनादिकाल से अब तक मनुष्य के विकास क्रम में जितने भी संघर्ष ऐसे हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंत में घृणा, असत्य, इसकी जीत हुई है। कुछ समय ऐसा आता है जब हम लोग निराश होते हैं। हमारा आप बहुत सारे लोग हताश भी होंगे इस वक्त, इस दौर में, कि जहाँ सच के साथ खड़े रहने वाले लोग लगातार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी 3960 किलोमीटर की यात्रा पर चला जा रहा है, भाईचारे की बात करने वाला, लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये बहुत सहज है। जब गांधी ने ये रास्ता अपनाया था तब उनकी भी खिल्ली उड़ाई जाती। हम सब जानते हैं ये सामान्य सामाजिक क्रम है कि लोग पहले आपका उपहास करेंगे, पहले आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर उपहास उड़ाएंगे और अंत में आपको स्वीकार कर लेंगे। प्रेम और सत्य के साथ भी यही होना है। इसलिए हमें डटे तो रहना ही होगा, इस दौर में लड़ते तो रहना ही होगा। अब उन बिंदुओं को देखने की ज़रूरत है जिनके कारणों से हमारे समाज में, हमारे देश में, हम दुनिया की बात ना करें, पहले अपने देश को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपने समाज को बचा लें। हम अपने आंगन में झाड़ू बुहारू कर लें, तब दूसरे आंगन में गंदगी की बात करें। तो हमारे आंगन में ये जो नफ़रत का, घृणा का शजर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, उसके पीछे मूल कारण क्या क्या है? सबसे बड़ा कारण है धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, वर्ग, रंग। ये सब वे कारण है जो हमेशा से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार धर्म के नाम पर कोई घृणा फैलाई जा रही हो। लेकिन एक स्वस्थ, सुंदर, सभ्य समाज वो होता है जो अपने भीतर के अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों, भाषाई हों, रंग के आधार पर हों या लैंगिक आधार पर हों, जो समाज अपने भीतर के अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा बराबरी का दर्जा देता है, उन्हें सम्मान देता है, उन्हें अवसर देता है, वही समाज श्रेष्ठ समाज कहलाता है। इसलिए आज हमारे समाज में, हमारे देश में
जो सबसे बड़ी चुनौती है, जितने तरह के अल्पसंख्यक हैं उसमें स्त्रियां भी हैं, उसमें तीसरा जेंडर भी है, यद्यपि तीसरा कहना भी गलत है। पिछले दिनों गांधी जी जलगांव में इस पर एक विमर्श हुआ था। मैंने उसमें यही बात कही थी कि हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वे तीसरे हैं। हम जो स्त्री पुरुष यहाँ बैठे हैं, हम पहले और दूसरे हैं। हु वी आर, हम कौन है ये तय करने वाले कि वे तीसरा जेंडर है। लेकिन जो लोग भी संख्या में कम हैं, चाहे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या वर्ग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, जब भी बहुसंख्यक लोग उनके प्रति आधिकारिकता का भाव रखते हैं, तब ये घृणा पैदा होती है, तब ये निरंकुशता पैदा होती है, तब सत्ता का संरक्षण उसे और बलवान बनाता है। यही हमारे आसपास इन दिनों हो रहा है। सच कहने वाली आवाज़ें लगातार रोकी जा रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ख़ास तौर से ये जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है जो यहाँ बैठे हैं। एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और भी है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या कि सिर्फ उपदेश दोगे? झिलमिलाती लो सनातन लो अगर जो बुझ गई, तो फिर न कहना हाय ये कैसी दिवाली बन गई। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है। ऐसे विमर्श की है कि जब जब सत्ता में बैठे लोग या समाज के ऐसे कोई भी लोग जो अथॉरिटेरियन, जो अपने आप को सत्ता और समाज का सर्वोपरि अधिकारी समझते हों, जो आप पर अपना विचार थोपना चाहते हों, और बहुत स्पष्ट बात करने की ज़रूरत है कि इस समय कुछ ऐसी ताकतें हमारे समाज में बेहद ताकतवर हैं जो कम संख्या के लोगों को हर तरह से दमित करना चाहती हैं, उनका दमन करना चाहती हैं। इसलिए इन आवाज़ों को और एक साथ मिलकर उठाए जाने की ज़रूरत है। इनके संवेद स्वर जब तक नहीं उठेंगे, तब तक वे आवाज़ें और तेज होती चली जाएंगी। उनकी आवाज़ों में ये सच्चाई की आवाज़, प्रेम की आवाज़ धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगी। इसलिए आपको खुद आगे बढ़कर आप सबको, युवाओं को भी, और इस सब में एक बड़ी भूमिका है पठन पाठन की, इतिहास को जानने की। हमारे समाज, हमारे समय में जिस तरह से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, IT सेल आपके सामने विकृत इतिहास परोस रहा है, वह भी घृणा को फैलाने का ही एक माध्यम है। वो प्रेम की हर आवाज़ को दबाने के लिए घृणा का इतना कोलाहल पैदा कर देते हैं कि आपको लगता है कि वही सच है, शायद वही सही बात कर रहे हों। लेकिन आपको अपनी आवाज़ को थमने नहीं देना है, थकने नहीं देना है। ऐसे आयोजन, ऐसे विमर्श ईश्वर भाई, राजकुमार जी आगे भी करते रहेंगे, और मैं इस आह्वान के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। बहुत लंबा विस्तार मैं नहीं देना चाहता, हमें अभी विष्णु जी को सुनना है, सिया राम जी को सुनना है। सोनरूपा की एक कविता है, भीतर एक चिंगारी रख, जिंदा रहना जारी रख। भीतर एक चिंगारी रख, जिंदा रहना जारी रख। आवाज़ें ही रास्ता हैं, खामोशी मत तारी रख। रास्ता रोशन करना है, चलने की तैयारी रख। आइए सच्चाई के इस रास्ते में, इस राह में हम और आप एक साथ बनने के लिए तैयार रहें। आपने मुझे अवसर दिया। साहित्य अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।